वेलकम टू द चैनल अपडेट। वैसे तो HTML में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत ही सारे एलिमेंट्स हैं आपको, लेकिन किसी भी कोर्स में सब एलिमेंट्स के एग्जांपल तो नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं हमेशा, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो शायद आप कभी भी यूज़ ना करो। तो जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब उनमें से सबसे पहले का आपके पास हेडिंग के लिए 6 एलिमेंट्स हैं, H1 से लेकर H6 तक, टोटल हैं 6। ठीक है, तो H1 और ये 6 क्यों है? ये 6 होने का रीज़न ये है कि इन सबका साइज़ अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे H1 में कुछ लिखता हूँ, मैंने H1 देखो, ये है हमारा H1 का स्टार्टिंग टैग और ये है हमारा क्लोजिंग टैग, मतलब H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा और यहाँ तक H1 ही है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज एन H1 हेडिंग। ठीक है, सेव करेंगे या फिर इसे एक दिस इज H1 हेडिंग सेव करेंगे। और अभी अगर यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करें तो हमें रीलोड करना पड़ेगा पेज को। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग ऐसे फाइल का पाथ यहाँ पे पेस्ट करके और अपनी फाइल को ओपन करते हो ना, तो बार बार आपको रीलोड करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे बार बार रीलोड करना पड़ेगा। तो अगर इस सब हेडेक से आपको बचना है तो उसके लिए ही हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था जिसका नेम था लाइव सर्वर। राइट, तो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है, या फिर यहाँ पे जो बटन आ रहा है गो लाइव का, इस पर क्लिक कर देना है। इससे आपका पेज लाइव खुल जाएगा ब्राउज़र में। राइट, तो ये देखो यहाँ पे भी यही पेज है, अभी इसे रिलोड करता हूँ मैं, दोनों सेम ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे रिलोड करना पड़ेगा बार बार मैं जब भी चेंज करूँगा, और यहाँ पे बार बार रिलोड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो हम लोग इसे बंद कर देते हैं। तो हमने H1 का यूज़ किया है तो यहाँ पे मुझे H1 हेडिंग दिख गई है एक। ठीक है, इसका ये नॉर्मल फॉन्ट साइज़ है H1 का जो भी होता है, और यहाँ पे थोड़ा हेडिंग है तो इस वजह से बोल्ड भी दिख रहा है। राइट, अब अगर हम यहाँ पे H2 भी ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ H2 हेडिंग। राइट, अभी इसे सेव करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सेव किया, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया और यहाँ पे मेरी H2 वाली हेडिंग भी आ गई। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका साइज थोड़ा सा कम है इससे। तो अब अगर हम यहाँ पे बाकी के हेडिंग को भी रेंडर कराएं, लाइक हमने यहाँ पे कहा H3 भी, बताओ हमें क्या है, दिस इज H3 हेडिंग, और इसके बाद H4। अभी सेव करेंगे। हमने अपनी 6 के 6 हेडिंग टैग्स का यूज़ किया हुआ है और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस आया सब में। ये देखो H1 इसमें सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो H1 इनमें सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 इससे छोटा हो गया, H3 इससे छोटा हो गया, H4 इससे छोटा और H5 इससे छोटा और H6 हमारा सबसे छोटा है। राइट, यही डिफरेंस है इन दोनों, इन 6 के 6 टैग्स में। राइट, अब नेक्स्ट आता है आपके पास इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट बेसिकली आपको अगर अपने ब्राउज़र में या फिर अपने वेब पेज में अगर आपको इमेज का यूज़ करना है ना, वहाँ पे आप यूज़ करोगे इमेज एलिमेंट का। अब इमेज एलिमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो IMG। राइट, इसकी फुल फॉर्म इमेज होती है, लेकिन टैग में आप इसे IMG लिखोगे, इमेज नहीं लिखोगे। तो आप यहाँ पे एंटर करो और उसके बाद ये आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक तो इसे ये बताओ SRC क्या है, और उसके बाद इसे ये बताओ एल्ट क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि कंपलसरी नहीं है, HTML में एरर नहीं थ्रो होते हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही सेव कर देता हूँ ना, तो ऐसा नहीं होएगा कि मुझे यहाँ पे एरर मिलने लगेगा या मेरा पेज काम नहीं करेगा, इस तरह का इशू नहीं आएगा। बस ये होएगा कि आपने इमेज टैग का तो यूज़ किया हुआ है, लेकिन इमेज को ये नहीं बताया कि इमेज कौन सी इमेज यहाँ पे डालनी है। तो इस वजह से एक्चुअली में आपको कोई इमेज मिलेगी ही नहीं। तो अगर हमें यहाँ पे इमेज डालनी है तो सबसे पहले तो हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पे अनस्प्लैश से इमेज डाउनलोड करेंगे एक। और यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हैं बेसिकली हम लोग, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी कोई इमेज है वहाँ से आप लोग इमेज यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ से डाउनलोड करने के ट्राई किए है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी आपको इस इमेज को अपने डाउनलोड के फोल्डर से अपने इस वाले फोल्डर में कॉपी करना है। तो मैं अभी कॉपी करता हूँ इसे। तो मैंने कॉपी कर लिया है और नेम भी चेंज कर दिया मैंने इसका, pic.jpg मैंने इसका नेम रख दिया है। तो आपको इस फाइल का पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा SRC एट्रीब्यूट में। अभी एट्रीब्यूट हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको SRC में इसका पाथ लिखना पड़ेगा इमेज का। तो आपने जैसे यहाँ पे पाथ लिखना है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो लगाओ एक फॉरवर्ड स्लैश। अब फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र से ये बता रहे हो कि आपको सबसे पहले तो अपने रूट में जाना है। मतलब वेबसाइट का जो रूट है, हमारी वेबसाइट का रूट क्या है इस वक्त, HTML। हमने जो फोल्डर बनाया हुआ है ना, ये फोल्डर ही हमारी वेबसाइट का रूट है। तो आप ये कह रहे हो सबसे पहले तो हमारे फोल्डर में जाओ और वहाँ से ये pic.jpg ढूंढ लो, राइट। ऐसे आपने यहाँ पे सोर्स पास कर दिया, उसके बाद आप इसे सेव करो फाइल को। और यहाँ पे आप जैसे ही इसका प्रीव्यू चेक करोगे तो आपके सामने इमेज भी आ गई है, और उसके अलावा ये आपकी हेडिंग जो आ रही है ये तो आ ही रही है। अब ये इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से पेज से भी ज़्यादा बड़ी इमेज आ गई है हमारे पास। तो अगर हमें इमेज का साइज़ कम करना है तो हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्या करो, इसमें पास कर दो कि हमें विड्थ रखना है इसका, विड्थ रखना है हमें लाइक 400 पिक्सल। ठीक है, सेव करो। तो ये देखो यहाँ पे इसका विड्थ अब कम हो जाएगा, 400 पिक्सल हो गया। विड्थ के साथ साथ आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है। मान लो मैंने कहा हाइट कर दो 100 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, इमेज को डिस्टॉर्ट कर देगा। ये देखो इमेज किस तरह हो गई ना, स्ट्रेच हो गई थोड़ी सी, डिस्टॉर्ट हो गई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करो, या तो हाइट सेट करो या फिर विड्थ सेट करो। अगर आप विड्थ सेट करोगे तो ये हाइट को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, और अगर आप हाइट सेट करोगे तो ये विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। मतलब आपकी रेशियो मेंटेन रहेगी, राइट। अभी इस केस में हमने इसकी विड्थ को सेट किया हुआ है। तो इमेज टैग हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं अगर हमें इमेज अपनी वेबसाइट में लगाना है। और उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है आपके पास, ये ALT क्या है। यहाँ पे अभी तो हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये है क्या एक्चुअल में। देखो यहाँ पे आप वो टेक्स्ट लिखते हो कि मान लो अगर यूज़र का, हमारे क्लाइंट का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, और इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से इमेज डाउनलोड ही नहीं हो पाई, तो इमेज की जगह आप चाहोगे कि वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के आ जाए। मतलब ऐसा ना हो कि इमेज डाउनलोड नहीं हुई तो वहाँ यूज़र को यही पता ना चले कि यहाँ पे कोई इमेज होने वाली थी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी। अब ये यहाँ पे पास पे जाने के बाद pic.jpg1 को सर्च करेगा और इसे वो मिलेगी नहीं, इस वजह से यहाँ पे कोई इमेज लोड ही नहीं हो पाएगी। ये देखो इमेज लोड नहीं हो पा रही है ना, लेकिन यहाँ पे अभी यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई इमेज होने वाली थी। तो इस तरह के केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एल्ट में लिख सकते हो लाइक स्टडी इमेज। ठीक है, अभी अगर हम इसे सेव करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे एक आइकन बन के आ रहा है इमेज का, और उसके आगे लिख के आ रहा है स्टडी इमेज। तो इसे यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पे इमेज होने वाली थी, लेकिन अभी है नहीं वो। और अगर आपकी इमेज का पाथ सही है, इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाती है यूज़र के ब्राउज़र में, तो फिर ये टेक्स्ट नहीं लिख के आएगा वहाँ पे, फिर ये लिख के नहीं आएगा, फिर वहाँ पे इमेज ही आएगी इसकी जगह। तो ऐसे हम लोग अपना इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग इसे यहाँ से हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इमेज टैग हम लोग हटा देते हैं, हेडिंग रहने देते हैं। तो ये आपके पास हेडिंग के एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा इमेज का एलिमेंट है। अभी आपके पास नेक्स्ट आते हैं बिग और स्मॉल टैग। अब देखो इसमें से बिग तो डेप्रिकेट हो चुका है, स्मॉल हमारे काम का है। बिग डेप्रिकेट हो चुका है मतलब अभी सपोर्टेड तो है ये, लेकिन ज़्यादातर ब्राउज़र्स इसे सपोर्ट नहीं करते हैं एक तो, और दूसरा अब ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है इसे यूज़ करना। लेकिन मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ, बेसिकली करता क्या है, ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा बना लेता है। मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा हेलो, और उसके बाद मैंने बिग टैग में लिख दिया हेलो। देखो पहले तो आपको बिग टैग दिख रहा होगा रेड कलर से, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि हमें यहाँ पे लिखना ना चाहिए बिग टैग, क्योंकि ये डेप्रिकेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, तो इस वजह से रेड कलर का दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस देखो इन दोनों में। डिफरेंस ये है कि ये वाला हेलो थोड़ा सा छोटा है, और ये बिग टैग में हमने जो लिखा है ये थोड़ा सा बड़ा है उससे। ठीक है, ये बिग टैग का काम यही होता है, ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, स्मॉल टैग का काम इसका अपोजिट होता है। तो ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा कर देता है नॉर्मल साइज से। देखो ये हमारा नॉर्मल हेलो है, और ये हमने जो स्मॉल टैग में लिखा है ये उसके थोड़ा सा उसने छोटा कर दिया उसे। मतलब ये पेरेंट के अकॉर्डिंग साइज़ को छोटा कर देता है।
अब मान लो मैंने स्मॉल के अंदर एक और स्मॉल यूज़ कर दिया, तो स्मॉल के अंदर अगर मैंने एक और स्मॉल यूज़ कर दिया यहाँ पे, तब क्या होएगा? मान लो मैंने एक हेलो यहाँ पे लिख दिया और मैंने इसके अंदर एक और स्मॉल यूज़ कर दिया इसके बाद, और एक हेलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेव किया, ये देखो ये वाला हेलो सबसे बड़ा है, ये तो नॉर्मल वाला है, ठीक है, इसे हमने स्मॉल टैग में लिखा ही नहीं था। उसके बाद हमने इसे नॉर्मल एक स्मॉल टैग में लिखा है और इसे स्मॉल टैग वाले स्मॉल टैग के अंदर लिखा है, फिर उसे उसके भी अंदर लिखा है, तो ये बेसिकली छोटा करता जा रहा है टेक्स्ट को। इसके भी बाद में एक और लिखूंगा स्मॉल टैग के अंदर, तो वैसे भी छोटा हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। ये कॉपीराइट वाले टेक्स्ट बनाने में यूज़ होता है। लाइक आप अगर अपनी वेबसाइट में नीचे की साइड कॉपीराइट 2022 आपकी वेबसाइट का नेम इस तरीके से लिखना चाहते हो, वहाँ पे काम आ जाता है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी वेबसाइट में जितना भी पैराग्राफ लिखना है ना, आप अब उसे हमेशा पैराग्राफ टैग में ही लिखोगे। पैराग्राफ टैग पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और आप इसके अंदर जितना चाहो उतना पैराग्राफ लिख सकते हो। लाइक आई दिस इज अ पैराग्राफ, हाउ आर यू। ठीक है, अभी अगर हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें पैराग्राफ दिख जाएगा अपना। ये देखो ये पैराग्राफ हमारे सामने लोड हो गया है ना। और अगर आप कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो, मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको नहीं अभी इतना टाइम है कि आप पैराग्राफ लिखो पूरा का पूरा बैठ के, आप ही चाहते हो कि अभी तो मैं बना लेता हूँ अपनी वेबसाइट, बाद में मैं अपना पैराग्राफ लिख दूंगा, लेकिन आप ये नहीं चाहोगे कि अपना पैराग्राफ आप एम्प्टी छोड़ो, तो आप थोड़ा रैंडम टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली लॉरम इप्सम उसी टेक्स्ट को बोला जाता है। तो अगर आपको वो जनरेट करना है तो वी एस कोड में बड़ा ईजी है, आप यहाँ पे लिखो लॉरम और उसके बाद आपको जितने भी कैरेक्टर चाहिए ना, आप यहाँ पे वही काउंटिंग लिखो। लाइक मैंने कहा मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए, 10 वर्ड चाहिए सॉरी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉरम 10, बिना स्पेस के आपको लिखना है और जस्ट एंटर कर दो। ये देखो 10 वर्ड मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अगर इसे सेव करेंगे तो हमें इसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस टाइप का दिखने वाला है। तो आप ऐसे रैंडम टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो। अगर और ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। हमने कहा लॉरम 100 कर दो, तो लॉरम इस बार 100 कैरेक्टर हमें देगा। देखो बेसिकली मैंने अपने वी एस कोड में एक सेटिंग की हुई है कि मैं जैसे ही अपने कोड को सेव करता हूँ ना, ये उसे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है। फॉर्मेट का मतलब, मान लो यहाँ पे थोड़ा अगर एक ही लाइन में ज़्यादा टेक्स्ट हो गया था तो ये अपने आप उसे नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। इस तरीके से थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर देता है ये। तो आपको भी अगर इस तरीके का फॉर्मेटर ऑटोमेटिकली सेट करना है तो आपको क्या करना है ना, फाइल में जाना है और प्रेफरेंसेस में जाना है, सेटिंग्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना है फॉर्मेट। और यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन है इसे टिक कर देना है बस। इसके बाद आपकी फाइल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होने लगेगी सेव होते ही। तो ये हमने इतना टेक्स्ट जनरेट किया है, यहाँ पे इसका हमें प्रीव्यू दिखने लगेगा। राइट, तो ये पैराग्राफ टैग है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एलिमेंट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए। लाइक ये तो हमने जो पैराग्राफ में लिखा है ये तो नॉर्मल पैराग्राफ की तरह दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं नॉर्मल पैराग्राफ है ये तो। पर अगर हम लोग कुछ इटैलिक टेक्स्ट लिखना चाहें तो वैसे तो सी एस एस से भी पॉसिबल है, ये बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन ये सब सी एस एस से भी पॉसिबल है, लेकिन एच टी एम एल में भी हमारे पास टैग्स हैं। लाइक हम अगर बोल्ड टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बी टैग का यूज़ करके यहाँ पे बोल्ड टैग भी लिख सकते हैं। लाइक हमने कहा यहाँ पे लॉरम 10, तो 10 कैरेक्टर्स अभी हमने बोल्ड के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा हमें बोल्ड में मिल जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद अगर इटैलिक में लिखना है तो आप यहाँ पे जैसे बी यूज़ किया है ऐसे इटैलिक के लिए आई यूज़ कर सकते हो। आई टैग हमने लिखा और यहाँ पे भी लॉरम 10, तो 10 कैरेक्टर्स हमारे पास इटैलिक हो गए। और उसके बाद अंडरलाइन के लिए हम लोग यू टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लॉरम 10 हम लोग 10 कैरेक्टर्स लेंगे अंडरलाइन टैग में। उसके बाद इसे सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप लोग ये कहोगे सर यहाँ पे हमने जब हेडिंग लिखा था तो वो तो सर नेक्स्ट लाइन में आई थी, यहाँ पे H1 के बाद H2 नेक्स्ट लाइन में, H3 नेक्स्ट लाइन में, H4 नेक्स्ट लाइन में, पैराग्राफ भी नेक्स्ट लाइन में।
लेकिन जब हमने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन लिखा है, ये सब सेम लाइन में कैसे आ गए? तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे CSS में तो अब देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली ये हमारे डिस्प्ले, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और ये लोग ये लाइन लेवल एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो अभी आप लोगों को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन चाहिए ना, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टैग है, और यहाँ पे हम लोग टैग यूज़ कर सकते हैं, लाइक BR टैग, ब्रेक टैग है बेसिकली। और ये आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे मैंने बोल्ड के बाद लगाया इसे, तो यहाँ पे बोल्ड के बाद एक नेक्स्ट लाइन आ गई, देखो बोल्ड के बाद हमने जो लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, ऐसे हम एक ब्रेक टैग यहाँ पे भी लगा सकते हैं अपने इटैलिक के बाद, और अब ये नेक्स्ट लाइन में रहेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग इसे कर सकते हैं ब्रेक टैग का यूज़। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान दो कि जब हमने बोल्ड टैग यूज़ किया है, वहाँ पे स्टार्टिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, इटैलिक में भी स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और अंडरलाइन में भी स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। लेकिन ब्रेक में कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे भी। और जब हमने इमेज टैग का यूज़ किया था, वहाँ पे भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। देखो, जब हमने इमेज टैग का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे सोर्स लिखा था, यहाँ पे एल्ट एट्रीब्यूट का लिखा था वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं था। तो इस तरह के टैग जहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है ना, उन्हें बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। वहाँ पे आपको कोई क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही कंप्लीट टैग होते हैं। स्टार्टिंग टैग में आप सब कुछ करते हो। तो यहाँ पे ये सब अब नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है बोल्ड का, यहाँ पे यूज़ किया है इटैलिक का, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है अंडरलाइन का। राइट, ये एग्जांपल है आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का। उसके अलावा अगर आपको अपनी HTML डॉक्यूमेंट में, यानी अपने वेब पेज में, अगर आपको एक लाइन चाहिए, आप डिवाइडर डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब हेडिंग के बाद यहाँ पे एक डिवाइडर आ जाए, और उसके बाद पैराग्राफ के बाद भी एक डिवाइडर आ जाए, और यहाँ पे पेज के एंड होने से पहले भी एक डिवाइडर आ जाए, मतलब एक लाइन टाइप आपको कुछ मिल जाए। तो इस तरह के केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल रूलर का। HR टैग है बेसिकली। HR टैग का मीनिंग ही यही होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो अगर आप इसे यूज़ करोगे, देखो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और ये भी आपको यहाँ पे आउटपुट देगा कुछ इस टाइप का। आपको एक लाइन मिल जाएगी, ये देखो हेडिंग यहाँ पे हो रही है, एंड हेडिंग के बाद यहाँ पे ये वाली एक हमें लाइन मिल गई है। ठीक है, हम लोग इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब CSS का पार्ट है, हम लोग CSS में देखेंगे। और हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे ऐड करेंगे पैराग्राफ के बाद, और एक हमें एंड में ऐड करना है बॉडी से पहले, अंडरलाइन के बाद। सेव करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे एक आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे हम लोग HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लाइक इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, या फिर इसकी इसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं, या इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन वो सब CSS के थ्रू होते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में से स्किप भी करके चलेंगे, भी जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो दोबारा देखेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास आता है इसमें एंकर टैग। देखो एंकर टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब मान लो अगर हम अपने किसी लिंक से किसी और यूज़र को, सॉरी, किसी लिंक से अगर हम यूज़र को किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं एंकर टैग। लाइक अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली पैराग्राफ में लिखा गूगल, तो यहाँ पे अगर कोई गूगल के ऊपर क्लिक करेगा वो कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, गूगल पे कितनी भी बारी क्लिक कर लो, गूगल यहीं रहोगे आप इसी पेज पे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं तो गूगल पे क्लिक करने पे ना गूगल के पेज पे जाना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप पैराग्राफ टैग की जगह यूज़ करोगे एंकर टैग। और एंकर टैग बेसिकली दो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पहले तो ये बताओ कि यूज़र को किस लिंक के ऊपर भेजना है। तो हम चाहते हैं कि यूज़र जाए हमारे google.com पे, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लिंक का नेम क्या दिखाना है। लाइक मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे गूगल दिखाना है। तो अभी अगर इसे सेव करेंगे, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें यहाँ पे मिलेगा। ये देखो यहाँ पे गूगल का लिंक मिल गया हमें, ब्लू कलर का हाईलाइट हो गए। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एरर आ जाएगा। एरर बेसिकली हमें ये बोल रहा है कि आपने जिस पाथ पे जाने की ट्राई की है, आप उस पाथ को ढूंढ ही नहीं पाए। तो हुआ ये है कि पहले हमारे वेबसाइट का रूट पाथ लेके ना, जो हमारे रूट पाथ है लोकल होस्ट का, वहाँ पे ढूंढ रहा है www.google.com को। तो आपको अगर इस एरर को काउंटर करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे www से पहले लगा दो अपना
HTTPS और कोलन और उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश। अभी अगर आप सेव करोगे और यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करोगे और अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली हमें गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, एंकर टैग में हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यूज़र को जो दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट करना है तो हमें वो लिंक नए पेज में खोलना है या इसी पेज में खोलना है। देखो अभी इस केस में तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नई विंडो में खुले ये नए टैब में, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। टारगेट में आप वैल्यू डाल दो अंडरस्कोर ब्लैंक। और अभी अगर आप इसे सेव करोगे और अभी अगर हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं ना तो ये देखो नए टैब में खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। हम जितनी भी बार क्लिक करेंगे ये नया टैब ओपन करता रहेगा। तो ऐसे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग, और इसे बेसिकली हम लोग अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पे अपने एक और पेज बनाया हमने, यहाँ पे हमने कहा about.html हमें एक पेज बनाना है। about.html पे हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल कंटेंट रखेंगे बस। एक टाइटल हम लोग चेंज करेंगे, अबाउट रखेंगे यहाँ पे, और बॉडी में जस्ट एक H1 रखेंगे। आई एम अ वेब डेवलपर, नाइस टू मीट यू। बस इतना ही हमने इसमें कंटेंट रखा है। उसके बाद हम यहाँ चाहते हैं कि हम इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और लिंक बनाएंगे एंकर टैग। और यहाँ पे देखो इस पर ही अगर तुम्हें इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना है ना, अब तुम्हें यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTTPS वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे या तो डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और about.html लिख दो, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर about.html भी लिख दोगे ना ऐसे, तब भी ये समझ जाएगा कि आपको about.html अपने रूट पाथ से ही चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखो अबाउट बस, सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो अब दो लिंक बन चुके हैं और ये सेम लाइन में आ गए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे और अभी सेव करते हैं इसे। तो देखो अभी अगर हम अबाउट उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने रेंडर हो जाएगा। जब हमने अभी दूसरा पेज बनाया था ना ये about.html वाला, ये वाला पेज हमारे सामने रेंडर हो चुका है। हमने यहाँ पे एक H1 ही लिखा था बस, वो H1 ही रेंडर हो गया है। तो ऐसे हम लोग नेविगेशन बार बना सकते हैं और अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं यूज़र को। एंकर टैग बेसिकली इसी काम में आता है। तो अभी एक टैग हमारे पास और रह जाता है, वो प्री टैग है, बेसिकली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है वो। तो उसमें होता क्या है, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट डालना है जिसकी फॉर्मेटिंग आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो यहाँ से पहले से ही, लाइक आपको फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सब चेंज, कुछ नहीं चेंज करना है, जो यहाँ पे है एज इट इज़ दिखाना है वहाँ पे। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ऐड किया, पैराग्राफ में मैंने इससे कहा लॉरेम 50 मुझे कैरेक्टर दे दो। ठीक है, मैं जैसे ही सेव करूँगा ये फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, ये काउंट नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट एक पैराग्राफ की तरह रेंडर हो जाएगा ये। अब जैसे यहाँ पे ए बी वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो, ये देखो ए बी के बाद यहाँ पे कोई नेक्स्ट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है इसे काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ हुआ है ये अलग है, और यहाँ पे जो नॉर्मल पैराग्राफ का फॉन्ट जो होना चाहिए यहाँ पे वो है। तो अगर आपको इस तरह से फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको चाहते हो कि पहले से जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है उसी में टेक्स्ट आए, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाए, उसके बाद यहाँ पे इतना स्पेस आ जाए, तो ये सब मैं पहले से डिसाइड करना चाहता हूँ ना। अगर अभी अगर मैं पैराग्राफ के थ्रू करूँगा तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सब फॉर्मेट हो जाएगा और ये एक ही लाइन में आ जाएगा सब। तो आप इसकी जगह यूज़ करो यहाँ पे प्री टैग है, बेसिकली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखोगे ना, आपने अगर यहाँ पे लॉरेम 50 लिख दिया, तो अगर आपने एक लाइन में लिख दिया ना इसे, तो ये एक ही लाइन में आएगा यहाँ पे भी। ये देखो सब कुछ एक ही लाइन में आएगा ये। और अगर आपने यहाँ पे कहीं में बीच में नेक्स्ट लाइन डाल दी, आपने कहा कि मुझे तो ना लॉरेम इप्सम के बाद ही नेक्स्ट लाइन लगा दो यहीं पे, तो ये देखो इस वाली नेक्स्ट लाइन को भी काउंट किया जाएगा। लॉरेम इप्सम के बाद बाकी का टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैंने कहा मुझे यहाँ पे डॉलर से पहले काफ़ी सारा स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पे स्पेस लगाओ
और ये सब स्पेस भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, और देखो फ़ॉन्ट फैमिली भी जो हमारी वीएस कोड में नॉर्मल फ़ॉन्ट फैमिली होती है ना, वे वीएस कोड के फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ, एचटीएमएल के फ़ॉन्ट फैमिली की नहीं। तो वीएस कोड वाली फ़ॉन्ट फैमिली ही कॉपी हो गई यहाँ पे। ये देखो ये फ़ॉन्ट बाकी सबसे अलग दिख रहा है थोड़ा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो पैराग्राफ का फ़ॉन्ट इस टाइप का है और ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो प्री वैसे काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन इस तरह का टैग भी एग्जिस्ट करता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टैग्स में आता है ये भी। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एग्जांपल बताए हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। आप लोग जैसे जैसे एचटीएमएल में और एडवांस सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। और अभी हम जब वो देखने वाले हैं टेबल्स और फॉर्म्स हम लोग देखेंगे, तो हमें और भी एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा, और जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब भी एलिमेंट्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।